हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स हब। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने इस बार पेट का एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया है और उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है कि पेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पेट का एग्ज़ाम आगामी महीने में 20 तारीख को होना है, यानी 20 अगस्त को पेट का एग्ज़ाम होना है। इसके लिए नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी कर दी गई है। तो जो पेट का एग्ज़ाम होगा उसमें आपका पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, इस पे मैं आपको एक मॉडल पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आएंगे जिसमें आपकी हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर्स सब मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो आप इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसी सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा कालीन में जो जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और कृषि कार्य संबंधी अवशेष कहाँ से मिले हैं, यह क्वेश्चन यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो जुताई वाले क्षेत्र और कार्य संबंधी, कृषि कार्य संबंधी जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा काल में कालीबंगा से मिले हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। इसका मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आंसर, कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है, कालीबंगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कपास की खेती के अवशेष मिले हैं यहाँ से, साथ ही मिश्रित खेती, चना व सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त हल से अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का मानव कृषि कार्य भी करता था। इसकी पुष्टि बैल व अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से भी होती है। तो यहाँ पालतू पशुओं की भी मूर्तियाँ मिली हैं, हल से अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई हैं, मिश्रित खेती होती थी, कपास की खेती के अवशेष मिले हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कालीबंगा की। जहाँ से पूछा जा रहा है कि हाँ, जुताई वाले क्षेत्र और कृषि कार्य संबंधी अवशेष हड़प्पा काल में कहाँ से मिले थे, तो ऑप्शन डी कालीबंगा सही आंसर है। तो इसी दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं इसी सीरीज में। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत, तो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे भगवान राम के? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन: जयदेव, विवेकानंद, रामानंद और नामदेव। तो राम पर केंद्रित जो भक्ति आंदोलन था उसके अग्रदूत रामानंद जी थे, यानी कि ऑप्शन सी सही है, रामानंद। यहाँ पे इसका आंसर सी, रामानंद लगाएंगे। राम भक्ति के जो केंद्रित भक्ति थी उसके आंदोलन थे, उसके जो अग्रदूत थे वो रामानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो प्रथम मुगल सम्राट पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। तो आप सभी जो तैयारी लोग कैंडिडेट्स कर रहे हैं उनको ये तो कंफर्म पता होना ही चाहिए कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो बाबर जो है वो भारत में प्रथम मुगल सम्राट था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बाबर। बाबर इज करेक्ट आंसर, भारत में प्रथम मुगल सम्राट बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो पहले अष्ट प्रधानमंत्री परिषद होती थी, वो किसके राज्य में सहायता करते थे? यहाँ पे कुछ राजाओं के नाम दिए हैं, किसके राज्य में ये सहायता करती थी? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी शिवाजी। तो जो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी ये शिवाजी के राज्य प्रबंध में सहायता करती थे। तो जब शिवाजी का शासन था उस समय ये अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो है राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, शिवाजी। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं कुछ क्लेरिफिकेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ऑप्शन डी शिवाजी सही है इसमें। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? तो महाराज जो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी थे, शिवाजी महाराज, उनके सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, वो किस अधिवेशन में और कब निर्वाचित हुई थी अध्यक्ष, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी बम्बई अधिवेशन। ईयर इधर ईयर दिया हुआ है 1919, अमृतसर अधिवेशन 1919, फिर दिया हुआ ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1917, बम्बई अधिवेशन 1918, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो जो एनी बेसेंट जी थी उनको कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अगस्त 1905। तो ज़्यादातर लोगों को ये याद रहता है कि हाँ बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो ये 1905 तो इसमें सब में दिया हुआ है, लेकिन किस मंथ में हुआ था, किस डेट में हुआ था, ये कंफर्म करना है। तो 15 डेट जो थी वो 15 ही थी, लेकिन अब आपको किस महीने में हुआ था विभाजन ये कंफर्म करना है। तो जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका, 15 अक्टूबर 1905। 15 अक्टूबर 1905 जो है में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के वायसराय थे उस समय बंगाल विभाजन के समय, और 15 अक्टूबर 1905 को भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछा जाए क्वेश्चन, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके लाला हरदयाल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। इन्होंने इसकी स्थापना 1913 में की थी। यहाँ इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप देख सकते हैं, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ हैं, इनको याद भी कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानस किस नदी की सहायक नदी है? ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो मानस पूछा जा रहा, मानस किस नदी की सहायक नदी? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा, मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, यानी इसका जो मानस नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती? ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जियोग्राफी से है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो उत्तर पश्चिम में आपसे पूछा जाए, उत्तर पश्चिम में आपका अरावली पर्वत है। तो और अरावली पर्वत जो है आपका उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरावली ऑप्शन ए सही है इसका,
और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। तो और ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आपसे पूछा है, वन नीति की घोषणा कब की गई थी, नई वन नीति की? तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 1988, सेकंड 1991, ऑप्शन थर्ड जो है आपका 1981, ऑप्शन डी 1970। तो इसका जो सही आंसर है, जो नई वन नीति की घोषणा की गई थी भारत केंद्र सरकार द्वारा, वह 1988 में, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। और सबसे ज़्यादा वन तो भारत में कहाँ पाया था? तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं 1988, और भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में हैं। तो इसका ऑप्शन, जो नई वन नीति की घोषणा हुई थी वो 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह भूमि कहाँ है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, सिंह भूमि झारखंड में है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? जो सिंह भूमि है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए, एल्यूमिनियम के लिए? तो जैसे कि जानते हैं, सिंह भूमि झारखंड में है और यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि झारखंड में कोयला भी बहुतायत पाया जाता है, तो लेकिन यहाँ पे पूछा सिंह भूमि, तो सिंह भूमि जो है वो तांबा के लिए, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। कई लोग यहाँ पे कोयला लगा सकते हैं, लेकिन सिंह भूमि जब पूछा जाए तो तांबा ऑप्शन इसका सही है, जो झारखंड में है। और जब झारखंड में स्पेशली पूछा जाए झारखंड राज्य किस चीज़ में प्रथम प्रथम है, तो कोयला में आप इसको टिक कर सकते हैं। बट यहाँ पर सिंह भूमि पूछा गया है स्पेशली, तो आप तांबा लगाएंगे, और ये झारखंड में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो जाति आधारित जनगणना सबसे पहली बार, यहाँ पे आपको कुछ 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी ये 1950। ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो इसमें पूछा जाति आधारित जनगणना जो है भारत में पहली बार कब हुई थी? तो जाति आधारित जनगणना जो है भारत में पहली बार 1931 में हुई थी, और ये ऑप्शन सी सही है आपका इसमें। ऑप्शन सी सही है। और ये किसके समय में हुई थी? भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो जाति आधारित जनगणना पहली बार भारत में 1931 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है यहाँ पर, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सेकंड है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन थर्ड है आपका वित्त मंत्रालय, और ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका सही आंसर है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है आपकी राष्ट्रीय आय की गणना करता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है ये, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए चक्री, ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन सी ऐच्छिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है वो संरचनात्मक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर है, संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। 2 फरवरी 2005, 11 मार्च सन 2000, 2 फरवरी 2006 और 11 मार्च 2006। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत जो है 2006 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अब 2006 आपको 2 बार दिख रहा है, 2 फरवरी 2006 और 11 मार्च 2006। तो यहाँ पे जो सही आंसर इसका है वो 2 फरवरी 2006, यानी नरेगा की शुरुआत आपकी 2 फरवरी 2006 हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना की शुरुआत
फरवरी 2 फरवरी 2006 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे पूछा भूदान आंदोलन किससे संबंधित है या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन का संबंध इनमें से विनोबा भावे जी से है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है, विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन का संबंध जो है किससे है? विनोबा भावे से। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का आरंभ किया था, यानी भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे देख रहे हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? इसमें से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देख लीजिए, यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे। तो इसका अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। और जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद होता है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये पूछा जा रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 29 अगस्त 1947। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को आप देख रहे हैं सही आंसर दिया गया है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और अध्यक्ष कौन थे अस्थायी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? यानी राष्ट्रगान हमारा जो है कौन सा है? जनगण मन अधिनायक जय है, वो हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया था यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1950। ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आप इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही? तो संविधान सभा में राष्ट्रगान को जो है वो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 24 जनवरी 1950। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया गया है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को आपका स्वीकार किया गया था संविधान सभा में। और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 44वें संशोधन में, 42वें संशोधन में, 36वें संशोधन में या 52वें संशोधन में। तो संपत्ति के अधिकार को आपका जो है 44वें संशोधन में हटाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया हुआ है 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है वो किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किस सदन द्वारा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। तो राष्ट्रपति पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप है संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे आप
आपको 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं इनमें से आपका लोकसभा के द्वारा भी चलाया जा सकता है और राज्यसभा, तो यानी इसका ऑप्शन सी सही, किसी भी सदन द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, किसी भी सदन द्वारा। अनुच्छेद 61 से महाभियोग संबंधित है। महाभियोग जो है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 से संबंधित है और किसी भी सदन द्वारा ये महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है आपके यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायाधीश और महाधिवक्ता। तो जब पूछा जाए केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तो प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी महान्यायवादी। और महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है उसको किससे मापा जाता है, यानी कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या थर्मामीटर, पारा वाला जो थर्मामीटर तो वो। तो जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, सापेक्ष आर्द्रता होती है, इसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही, हाइग्रोमीटर राइट आंसर। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेट्रोल की गुणवत्ता जो है किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन है आपके ऑक्टेन संख्या, सी ऑप्शन बी सीटेन संख्या, ऑप्शन सी अपस्फोटन, ऑप्शन डी स्नेहक। तो पेट्रोल की गुणवत्ता जो होती है वो ऑक्टेन संख्या द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑक्टेन संख्या द्वारा जो है पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रक्त समूह है उसमें एक सर्वदाता और एक सर्वग्राही होता है। तो सर्वदाता जो है यहाँ पूछा जाए तो सर्वदाता है आपका ओ जो है वो किसी भी रक्त समूह को ब्लड दे सकता है। और जो सर्वग्राही होता है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इसमें देख रहे हैं, जो दिख रहा है ए बी, तो ये ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है और सर्वदाता है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब सर्वदाता पूछा जाएगा तो ऑप्शन डी यहाँ पर ओ सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ओ। और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, ऑप्शन डी लिक्विड पेट्रोल गैस। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है एलपीजी का, तो कई लोग इसको कर देते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन ऑप्शन बी जो है आपका इस करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है, ये भी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स में दिया हुआ है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है एलपीजी में। तो आप इसको कंफर्म कर लीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस करेक्ट आंसर है। लिक्विफाइड, लिक्विड नहीं होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, ऑप्शन बी 9.44 इंटू 10⁻15 मीटर, ऑप्शन सी 9.46 इंटू 10⁻15 एम, ऑप्शन डी 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर। तो जो प्रकाश वर्ष का मान होता है वो इसमें से आपका सही आंसर अगर क्लिक किया है तो आपका सही आंसर है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आपका सही आंसर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये जो है आपका प्रकाश वर्ष का मान होता है एक प्रकाश वर्ष का। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि दूरी का मात्रक क्या है, तो प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं मैथ से रिलेटेड है, तो मैथ भी पेट में इस बार पूछी जाएगी। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, माना x वह बड़ी संख्या है जिससे 955, 1027, 1075 को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो निम्न में से कौन सा x का गुणक नहीं है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला आपको दिख रहा है ऑप्शन ए 6,
ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 16। ये इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी 16 जो है इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे हम आपको इसका पूरा क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन जब लेंगे क्लासेस तो इसको हम आपका क्लेरिफाई कर देंगे कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैथ का देख रहे हैं यहाँ पर। 1 घंटे 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत होती है? तो ये 1 घंटा 45 मिनट जो एक दिन की टोटल 24 घंटे की जो अवधि होती है उसमें से 1 घंटा 45 मिनट उसका कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं 7.218%, 7.292%, 7.435%, 7.378%। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 7.292% जो है सही आंसर है। ये 24 घंटे में से 1 घंटा 45 मिनट की अवधि प्रतिशत है। हम आपको ये, क्योंकि अभी हम आपको मॉडल पेपर बता रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको हम पूरा अभी आपको डिटेल में नहीं बता सकते हैं। इसकी जब हम ऑनलाइन क्लासेज और प्रॉपर आपको मैथ्स का सेक्शन कराएंगे तो उसमें आपको ये सब क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक स्कूल में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक हैं। यह सभी छात्रों का औसत 66 है, तो लड़कियों का औसत कितना होगा? ऑप्शन यहाँ पे 4 आपके हैं। यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, तो अभी आप खुद से लगाइए इसको। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है 54। ऑप्शन डी 54 सही है इसका आंसर। तो इसको आप लगा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, √4 43 माइनस 24√3 का मान क्या है? तो 43 माइनस √43 माइनस 24√3 का मान जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी √3। जो ये ऑप्शन सी दिया है आपका देख रहे हैं 3√3 माइनस 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्स की घात एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर 5/4 बराबर एक्स की घात एक्स 5/4। तो एक्स का मान क्या है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 625/256। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन है। विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि है और जड़ संधि। तो पुस्तकालय में जो संधि पूछी जा रही वो है ऑप्शन बी दीर्घ संधि। यहाँ पे पुस्तकालय में दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, बालू और सरसों शब्द हैं, तो ये कैसे शब्द हैं? अव्यव हैं, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। तो बालू और सरसों जो शब्द हैं ये दोनों स्त्रीलिंग हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन ए अरविंद, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी मयंक, ऑप्शन डी अचल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन ए अरविंद। अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा ना हो। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए अजर, अमर, अमृत और असुर। तो जो कभी बूढ़ा ना हो तो वो होता है अजर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अजर मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। इस बार पेट के एग्जाम में इंग्लिश को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस भी पूछे जाएंगे इसमें भी। तो यहाँ पे जो इडियम्स दिया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेंटेंस दिया हुआ, अनु जंप्ड द गन एंड अनाउंस देयर प्लान्स एट द डिनर टेबल। तो यहाँ पे जो इडियम्स है जंप्ड द गन, इसका जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछी गई है।
तो इस यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, शाउटेड लाउडली, स्टार्टेड शूटिंग, एक्टेड हेस्टली और एक्ट क्विकली। तो एक्टेड हेस्टली का इसका जो है सही आंसर है। जंप द गन का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो सही मीनिंग इसकी होगी एक्टेड हेस्टली, जो है जंप द गन का एडियम से इसका सही मीनिंग ये होगी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन ए रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका है वो कॉन्ग्रीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया इसमें से इसका सही आंसर है कॉन्ग्रीग्रेशन।